हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर स्टाफिंग। ठीक है, हमने पढ़े थे कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। सबसे पहला होता है प्लानिंग, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग और तीसरा होता है स्टाफिंग। होता क्या है, क्या क्या है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब करा दूंगा, साथ साथ करते चलना। सबसे पहले देखो, चैप्टर का नाम क्या है हमारा, स्टाफिंग। अब कभी भी आप लोगों से स्टाफिंग का कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको बस एक छोटी सी बात याद रखनी है, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है। स्टाफिंग का मतलब होता है चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, सही पर्सन को चूज करना सही जॉब के लिए, इसी को क्या बोला जाता है, स्टाफिंग। सही पर्सन को चूज करना सही जॉब के लिए, इसी को क्या बोला जाता है, स्टाफिंग। व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग मींस चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? टू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। पूरा का पूरा बुक नंबर 1 एंड यहीं से करा जाएगा, टू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली और टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। बोलो बात समझ में आया? रिपीट करा देता हूँ। स्टाफिंग का मतलब क्या है? स्टाफिंग का मतलब है चूजिंग किसको, द राइट पर्सन। कहाँ के लिए? फॉर द राइट जॉब। कहाँ पे? इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? टू वर्क इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। बोलो बात समझ में आया? ये होता है स्टाफिंग। बोलो क्लियर है क्या? और बहुत सिंपल सी एक चीज याद कराता हूँ। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, आप लोगों से पूछ लेता है एडवांटेजेस क्या है, आपसे पूछ लेता है बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंस पूछे, एडवांटेजेस पूछे, बेनिफिट्स क्या है, आपको बस एक बात सिंपल सी याद रखनी है। हमें ना हमारे हेड ऑफिस के अंदर, हमें ना हमारे कहाँ पे, हेड ऑफिस के अंदर क्या चाहिए, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट चाहिए। क्या चाहिए? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। किसकी? ह्यूमन रिसोर्स की। किसकी? ह्यूमन रिसोर्स की। अब वापस से एक बार चलते हैं, कैसे याद रखेंगे इस बात को, मुझे बताओ। चैप्टर का नाम क्या है? स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या है? चूजिंग द राइट पर्सन। पर्सन की बात हो रही है तो अपन बात भी किसकी कर रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्स की। किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्स। तो देखो, एचओ में कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट किसका? ह्यूमन रिसोर्स का। रिपीट करो, एचओ में कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट किसका? ह्यूमन रिसोर्स का। करना है तो स्टाफिंग करके आओ, तो स्टाफिंग करके आओ। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टाफिंग? आंसर देंगे एचओ में कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट ह्यूमन रिसोर्स का। एचओ में कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज का। एचओ में कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट किसका? ह्यूमन रिसोर्सेज का। बोलो बात समझ में आया? अब बड़े ही ध्यान से सुनना, आपने स्टाफिंग करने के फायदे क्या है, तो आप मुझे बताओ। मैंने सही पर्सन को चूज कर लिया सही जॉब के लिए। जस्ट टेक एन एग्जांपल, इंडिया का T20 वर्ल्ड कप है, तो भैया हमारे को ना वहां पे ऐसे बैट्समैन चाहिए जो हिटिंग करे, बहुत तेज तेज रन बनाए, तो सही पर्सन को चूज करना पड़ेगा ना। टेस्ट के प्लेयर को आप T20 में नहीं ले जा सकते, T20 के प्लेयर को आप टेस्ट में नहीं ले जा सकते। तो अगर आपने सही पर्सन को चूज किया है सही जॉब के लिए, तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी हो जाएगी? हाई परफॉर्मेंस। कैसी हो जाएगी? हाई परफॉर्मेंस। बोलो बात समझ में आया? आपको पता है आईपीएल जब होते हैं तो इंपॉर्टेंट वहां नहीं होता जहां पे ग्राउंड पे खेला जा रहा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जब उनकी बिडिंग होती है, आपकी टीम कितनी सही तरीके से चूज करी गई है। तो एच से कौन सा हो जाता है? हाई परफॉर्मेंस। बोलो बात समझ में आया? तो एच से कौन सा हो गया? हाई परफॉर्मेंस। ओ से याद रखना है ऑब्टेन कॉम्पिटेंट पर्सनल। ऑब्टेन कॉम्पिटेंट पर्सनल, यानी कि आपके पास जॉब के लिए जितने भी पर्सन आएंगे वो कैसे होंगे? कॉम्पिटेंट होंगे अपने जॉब के लिए। रिपीट करा देता हूँ, हमने चैप्टर का नाम स्टार्ट याद किया था स्टाफिंग। तो रिपीट करो मेरे साथ साथ, क्या हुआ? स्टाफिंग मींस चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। कहाँ पे? इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? टू वर्क इफेक्टिवली एंड। फिर हमने इसके बड़े एडवांटेजेस किसके? स्टाफिंग के। तो स्टाफिंग के एडवांटेजेस क्या थे? अगर हमें एचओ में क्या चाहिए? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट किसका? ह्यूमन रिसोर्सेज का। तो क्या करनी पड़ेगी? स्टाफिंग। एच से क्या हुआ? ओ से ऑब्टेन कॉम्पिटेंट पर्सन। बोलो बात समझ में आया? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इंडिया की क्रिकेट टीम में नए नए प्लेयर का आना जरूरी है क्या? इवन पॉलिटिक्स होती है तो क्या नए लोगों का आना जरूरी है? क्यों? क्योंकि अगर पुराने ही रहेंगे ना तो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगा। नए टैलेंट का आना जरूरी होता है। क्यों? फॉर कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। फॉर कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। बात समझ में आया? एचओ में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट किसका? ह्यूमन रिसोर्सेज का। तो ऐसे क्या हुआ? हाई परफॉर्मेंस। ओ से क्या हुआ? ऑब्टेन कॉम्पिटेंट पर्सनल। क्या बोलेंगे? ऑब्टेन कॉम्पिटेंट पर्सनल। रिपीट करो, क्या बोलेंगे? ऑब्टेन कॉम्पिटेंट पर्सनल। उसके बाद कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। आई से हो जाएगा इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन। क्या हो जाएगा? इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन। आप मुझे बताओ, मुझे वही काम मिल गया जो काम करना मुझे पसंद है। चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द विराट कोहली को मजा, मुझे एक बात बताओ, ऐसा नहीं है कि विराट कोहली को क्रिकेट से पैसा कमाया, भाई उसको मजा आ रहा है। अगर वो कोई भी पर्सनालिटी या ट्रेनिंग जिम रिलेटेड काम कर रहा है और उसको पैसा मिल रहा है उस चीज का, उसको मजा आ रहा है। अगर आपको उसी चीज का पैसा मिलने लग जाए जिसमें आपको करके मजा आ रहा है, तो क्या हो जाएगी? इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन। क्या बोलेंगे? इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन। बोलो बात समझ में आया? तो एचओ में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट किसका? ह्यूमन रिसोर्स का। एचओ में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट किसका? ह्यूमन रिसोर्स का। एच से
हाई परफॉर्मेंस। ओ से ऑब्टेन कॉम्पिटेंट पर्सनल, कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ, इम्प्रूव। जॉब सेटिस्फैक्शन। अच्छा ध्यान से सुनो, एक एम्प्लॉय को अपन ने जॉब पे रखा है और उसको काम करने में बिल्कुल मजा नहीं आता, मतलब उसके इंटरेस्ट का काम ही नहीं है, बस वो कर रहा है बिकॉज ऑफ पैसा। तो पता है पूरा दिन क्या देखेगा, कब 5 बजे और मैं कब घर जाऊँ। क्या वो अपना 100% दे पाएगा कभी भी? क्यों? मन ही नहीं कर रहा काम करने का। जब आप अपने मन से काम नहीं करोगे आप 100%। लेकिन मैंने जो काम है उसी के हिसाब से आदमी ढूंढा और उसको वही काम दिया जिसको करने में मजा आ रहा है। क्या उस बंदे का मैं 100% यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। यस, तो हो जाएगा एचआर से फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। सर भूल गए, रिपीट करा दो। हमने बात करी स्टाफिंग के एडवांटेजेस, तो कहाँ पे? एचओ में क्या चाहिए? कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। किसका? ह्यूमन रिसोर्स का। चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? स्टाफिंग। एचओ में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ह्यूमन रिसोर्स का। सबसे पहले एच से क्या हो गया? हाई परफॉर्मेंस। क्या हो जाएगा? हाई परफॉर्मेंस, ऑब्टेन कॉम्पिटेंट पर्सनल, कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। 1 2 3 4 5 कितने पॉइंट याद किए हमने? 5। ये सब क्या थे? स्टाफिंग के एडवांटेज। बोलो क्लियर है? थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क बना के करना। क्वेश्चन बनता है यहां से, दिस इज स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग के स्टेप्स। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज वापस से याद कराता हूं। जब भी हम किसी का भी स्टेप पढ़ते हैं ना, तो पहली बात एक्रोनिम यूज नहीं करेंगे। नंबर 2, स्टेप कभी भी लाइन से ऐसे नहीं लिखे जाते। जब भी स्टेप्स लिखेंगे तो हम स्टेयर्स बनाते हुए चलेंगे और आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। यानी कि फर्स्ट यहाँ लिखेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड सो ऑन। इस तरीके से अपन लिख के चलेंगे। बोले बात समझ में आया? स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग। सबसे पहले मुझे स्टाफिंग का मतलब बताओ। स्टाफिंग का मतलब क्या था? चूजिंग द फॉर द राइट जॉब। बोलो क्लियर है? चलो एक छोटी सी बात देखते हैं, है ना। एमटीवी रोडीज सीजन 21-22 स्टार्ट होने वाला है। इतनी सी बात मानो। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा ना कि कितने लोगों में कंपटीशन कराना है, या अनलिमिटेड जो हो रहा है सब करवाते जाओ। आज कोई भी गेम शो स्टार्ट होता है, जैसे अभी मैं हॉटस्टार पे देख रहा था, 50 करके कोई गेम स्टार्ट, मतलब एक स्टार्ट हो रहा था। बोले 50 कुछ आ रहा है क्रेजी सा, तो उनने डिसाइड किया कि पार्टिसिपेंट कितने होंगे? 50। बिग बॉस स्टार्ट होता है तो भैया उनको 18 लोग लेने, 20 लोग लेने। क्रिकेट मैच हो रहे हैं वर्ल्ड कप के, तो उनको कितनी टीमें लेनी है पहले ये तो डिसाइड करना पड़ेगा, है ना, कि कितने लोगों में कंपटीशन कराना है। जैसे मान लो मुझे एम्प्लॉय की जरूरत है, सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा? कितने लोगों की। बात समझ रहे हो? तो सबसे पहला बोला जाता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, इसको बोलते क्या है? कितने लोगों की जरूरत है। जैसे मान लो डांस का शो आता था, डांस प्लस, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि उनको कंपटीशन कितने लोगों में करवाना है। बात समझ में आया? तो इसको बोलते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। बोलो बात समझ में? अब क्या लोग अपने आप आ जाएंगे, उनको बुलाना पड़ता है? मतलब लोग सपने आ रहे हैं क्या? कोई गेम शो चालू हो रहा है, या आपको बताना पड़ेगा? मुझे एक एम्प्लॉय की जरूरत है, तो एम्प्लॉय मेरे पास आएगा या मैं बुलाऊंगा? अरे भैया मुझे घर किराए पे देना है तो मैं ही तो बाहर लगाऊंगा, किराए पे अवेलेबल है। मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट है तो मैं ही तो पेपर में दूंगा कि भैया एम्प्लॉय की जरूरत है, जिसको जॉब करनी हो संपर्क करे। मैं ही तो बताऊंगा, उड़ते उड़ते थोड़ी आने लगे जॉब दे, ऑब्वियसली नॉट। तो मुझे बुलाना पड़ेगा। जब भी अपन एम्प्लॉय को बुलाते हैं जॉब के लिए, इसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। क्या बोलते हैं? जो लिखो मत, पहले सुनो। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग द पर्सन फॉर द जॉब। इतनी सी बात याद रख सकते हो? लोगों को जॉब के लिए बुलाना और अप्लाई करवाना, इसको क्या बोला जाता है? रिक्रूटमेंट। बोले बात समझ में? नंबर 2 कौन सा हो जाएगा हमारा? रिक्रूटमेंट। जॉब के लिए लोगों को बुलाना। बोलो बात समझ में आया? कितने पार्ट हुए? 2। पहला एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, नंबर 2 रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूट कर लिया, उसने फॉर्म भर दिया, अप्लाई कर दिया, तो भैया सबको ले लूँगा जिनने भी भरा है? एक तो 4 साल के बच्चे ने भरा है, ऑब्वियसली नॉट। एक दिल्ली से भरा है तो रोज तो आएगा नहीं। एक ने सैलरी लिखी 1.5 लाख, इतनी तो मेरी नहीं है, क्या करूँ? इनको रिजेक्ट ही करूंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो भैया
सबको रिक्रूट वाले को लेकर नहीं है, इनमें से अपन को किसी को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो थर्ड स्टेप इज सिलेक्शन। कौन सा? सिलेक्शन। बोलो बात समझ में आया? नंबर 3 इज सिलेक्शन। कितने लोगों को आपने सेलेक्ट किया जॉब के लिए? बात समझ आया? फॉर्म भरा 500 लोगों ने, हमने उनमें से कोई भी टॉप 12 को चूज किया। जैसे आपको पता होगा डांस के लिए अप्लाई बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ऑडिशन में सेलेक्ट सारे के सारे नहीं होते। आते तो सारे ही हैं, लेकिन सेलेक्ट किसी को किया जाता है। बोलो क्लियर है? हो गए, सेलेक्ट हो गए। दीज आर द टॉप 12। ये डांस शो में है, तो अब सीधा डांस कर लेते हैं, या पहले इनको इनकी इनकी टीमों में बांटा जाता है कि ये धर्मेश की टीम चली गई, ये शक्ति मोहन की टीम चली गई, ये पुनीत की टीम चली गई। तो ऐसे टीम में बांटा जाता है ना। अगर रूडीज भी आपको याद हो तो ये रणविजय की टीम हो गई, ये इसकी टीम हो गई, ये इसकी टीम। इसको बोलते हैं प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? अरे आ गया वो जॉब में सेलेक्ट हो गया, उसको देना कहाँ है? परचेज में रखना चाहते हो, सेल्स में रखना चाहते हो, कहाँ है? इसको बोलते हैं प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। बोलो क्लियर है? सबसे पहले हमने क्या किया? देखो इसको छोड़ो, रिपीट करो मेरे साथ। एस्टिमेटिंग कितने लोगों की जरूरत है। नंबर 2 बुलाओ, रिक्रूटमेंट। बुला लिया, अब क्या करें? सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद प्लेसमेंट। अब हो गया पुनीत की टीम में, हो गया धर्मेश की टीम में, हो गया ये उनकी टीम में, तो वो उनको सिखाएगा या सीधा परफॉर्म कराएगा? सर पहले सिखाएगा, पहले उसको बोलते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? तो अगला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कौन सा हो जाएगा? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेन किया जाएगा उस पर्सन को, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। नंबर 2 इज रिक्रूटमेंट। नंबर 3 इज सिलेक्शन। नंबर 4 इज प्लेसमेंट। नंबर 5 इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नंबर 6, अब उसने जैसा काम किया है उसके परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। बात समझ में आया? परफॉर्मेंस अप्रेजल यानी कि परफॉर्मेंस को चेक करना। बोले बात समझ में? क्लियर? रिपीट कराता हूँ। सबसे पहले कितने लोगों की जरूरत है? देखो याद करो। सबसे पहला कितने लोगों की जरूरत है? एस्टिमेटिंग। नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 प्लेसमेंट। 5वें पे याद रखना ट्रेनिंग है। 5वें पे क्या है? 6ठे पे परफॉर्मेंस अप्रेजल। याद रखना 7वां मतलब धोनी, और धोनी का हुआ था प्रमोशन। 7 नंबर इज धोनी का, और धोनी का हुआ था प्रमोशन। तो 7वें नंबर पे हम रखेंगे उस बंदे में अगर अच्छी कैपेबिलिटी होगी तो क्या होगा? प्रमोशन। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। बोले बात समझ में? और लास्ट के अंदर अपन उसको क्या कर देंगे? उसका जितना भी पेमेंट बचता है उसको पे कर देंगे, जिसको बोला जाता है कंपनसेशन। क्या बोला जाता है? कंपनसेशन। यानी कि एम्प्लॉय को सीधा पेमेंट किया जाएगा, कंपनसेशन। टोटल पॉइंट कितने हुए? 8। बोलो क्लियर है? टोटल पॉइंट कितने हुए? 8। रिपीट कराता हूँ। स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग। तो सबसे पहला था कितने लोगों की जरूरत है? हम डांस का प्रोग्राम करा रहे हैं, 12 लोगों की जरूरत है, तो एस्टिमेटिंग मैन पावर। अब बुलाओ उन 12 लोगों को। तो हमने न्यूज़पेपर में ऐड डाल दी कि डांस शो हो रहा है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आ जाओ, और फॉर्म भर दो। रिक्रूटमेंट, उन्होंने आके परफॉर्म किया, जो अच्छे थे हमने उनको क्या किया? सेलेक्ट करके हमारे जो तीनों जजेस थे हमने जजेस की टीमों में बांट दिया। उसको क्या बोलते हैं? अब जज जाके उनको सिखाएगा कि तुम्हारे इस मूव में दिक्कत है, ये ऐसे है, तो उसको बोलते हैं। फिर उसको स्टेज पे लाया जाएगा, क्या बात करके उसको क्या करा जाएगा? परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगर अच्छा है तो प्रमोशन। इफ यू रिमेंबर, दर्शन रावल हो गया, या फिर आपका अरिजीत सिंह हो गया, ये सब इंडियन आइडल के ही बाहर निकले हुए हैं। समझ रहे हो? इन्होंने फर्स्ट आया था, कोई सेकंड आया था, उसके बाद वो सिंगर बने थे। ठीक है? तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद प्रमोशन, और लास्ट में उसको पेमेंट हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? कंपनसेशन। ठीक है? ये दिख रहा है? हटिया। अब तुम बताओ। सबसे पहला नंबर 1 देखना नहीं है, रिपीट करो। एस्टिमेटिंग। नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 प्लेसमेंट। 5वां याद रखना, 5वें पे ट्रेनिंग है, 5वें पे 6 परफॉर्मेंस अप्रेजल, 7 सर भूल जाओगे तो याद रखना 7वें पे धोनी, और धोनी का हुआ था प्रमोशन, और 8वां एक बार और करते हैं। नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 प्लेसमेंट, 5वां ट्रेनिंग, 6 परफॉर्मेंस अप्रेजल, 7वां प्रमोशन, 8वां। ठीक है? 8वां 7वां प्रमोशन। 7 मतलब धोनी, और धोनी का हुआ था प्रमोशन। 6 5वें पे ट्रेनिंग है, याद रखना, दिमाग में बैठा हो। 5वें पे ट्रेनिंग, 4th प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, 3rd सिलेक्शन, 2nd फर्स्ट जागो। नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4
प्लेसमेंट, पांचवा सिक्स परफॉर्मेंस, सातवां आठवां बैक चलते हैं, आठवां सातवां सिक्स फिफ्थ फोर्थ थर्ड सेकेंड फर्स्ट, याद हुए? दोबारा करते हैं। नंबर 1, नंबर 7, 8, फिफ्थ फर्स्ट 3 सेकेंड 5 7 1 8 फोर्थ। अब आप कभी भी नहीं भूलोगे। अब इसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है, आपको एक पूरी की पूरी केस स्टडी दे दी जाएगी, उसमें कोई भी 2 स्टेप फॉलो हो रखे होंगे, बोलेगा बच्चे को स्टेप बता दो, तो आप आइडेंटिफाई कर लेना कितने लोगों की जरूरत है, ये पता कर लिया, एस्टिमेटिंग हो गया। फॉर्म भर दिए लोगों ने, हो गया। अब हमें क्या करना है, सिलेक्शन प्लेसमेंट ट्रेनिंग। आपको कोई भी 3 ही बोलेगा, बोलो बात समझ में है? तो ये क्या हो जाता है हमारे स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग। अभी आपके दिमाग में रह गया ना, जब ये स्टेप खत्म हो जाएंगे ना, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ऐसे आप क्या करो, जब ये स्टेप्स खत्म हो जाएंगे तो चैप्टर भी। अब तो बताओ सबसे पहला स्टेप कौन सा था? एस्टिमेटिंग मैनपावर रिक्वायरमेंट। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8 कंपनसेशन। जब ये 8 खत्म हो जाएंगे, हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। बोलो क्लियर है? आओ सबसे पहले चलते हैं रिक्रूटमेंट पे। किस पे? क्या होता है रिक्रूटमेंट? हाँ, लोगों को जॉब के लिए बुलाना कि आओ अप्लाई करो। बात समझ में है? अब याद रखना, रिक्रूटमेंट 2 तरीके के होते हैं। रिक्रूटमेंट 2 तरीके के रिक्रूटमेंट होते हैं। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल और इंटरनल का मतलब हो जाता है घर घर में, है ना? आपने बाहर से नहीं बुलाया किसी को, घर घर में खेलते हो। ये कहां से आ रहा है? बाहर से। बड़ी ध्यान से सुनना, जब भी आप लोगों को अपॉइंट कर रहे हो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कहां अपॉइंट कर रहे हो? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसको बोला जाता है इंटरनल सोर्स। क्या बोला जाता है? इंटरनल। लेकिन अगर आप किसी को बाहर से बुला रहे हो तो एक्सटर्नल। बोलो बात समझ में है? एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। तो इंटरनल है ना, 2 टाइप के होते हैं। इंटरनल कितने होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है ट्रांसफर, एक होता है प्रमोशन। एक होता है ट्रांसफर और एक होता है प्रमोशन। बोलो बात समझ में है? मान लो आपके स्कूल के एक टीचर जो अकाउंट्स पढ़ाते थे, अब वो दूसरी ब्रांच में अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं। हाँ, आप ही का स्कूल है ना? पहले भी आप ही के स्कूल में थे, अभी भी आप ही के स्कूल में, लेकिन पहले जवाहर नगर वाली ब्रांच में थे, अब दूसरी वाली ब्रांच में। पहले भी अकाउंट्स पढ़ाते थे, आज भी अकाउंट्स पढ़ाते हैं। पहले भी 50,000 मिलते थे, आज भी 50,000 मिलते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ ये कौन सा सोर्स है? इंटरनल है, क्योंकि घर के घर में है। पहले भी इसी स्कूल में थे, आज भी इसी स्कूल में है। क्या है? ट्रांसफर है, प्रमोशन है? ट्रांसफर। याद रखना, ट्रांसफर कुछ ऐसा सा दिखता है। बात समझ में? इधर से इधर शिफ्ट कर दिया तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर। बात समझ में? लेकिन मान लो पहले अपने यहाँ पे 2 तारे थे, अब 3 तारे हो गए। पहले अपनी सैलरी 50,000 थी, अब 80,000 रुपये हो गई। पहले अपन पणजी में थे, अब अपन गोवा में जा चुके हैं। बात समझ रहे हो? तो इसको बोला जाता है प्रमोशन। क्या बोला जाता है? प्रमोशन। बात समझ में? एक लेवल अप होना। आपके स्कूल का इंचार्ज अब प्रिंसिपल है। बात समझ में आया? इंचार्ज अब क्या बन चुका है? ये क्या बोलते हैं? प्रमोशन। पर घर के घर में ही है ना, घर के बात। पहले वो स्कूल का इंचार्ज था, है, बड़ी से बाइक पे आती थी, मतलब बाइक पे क्या, एक्टिवा पे आती थी। अब काय पे आती है? कार में आती है, ड्राइवर के साथ, क्योंकि प्रिंसिपल है। बात समझो इस चीज को। इसको क्या बोलते हैं? प्रमोशन। तो ये हो गया ट्रांसफर और ये हो गया आपका प्रमोशन। ये कौन सा हो गया? और वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल है तो दोनों कौन से होते हैं? इंटरनल सोर्स। बात समझ में? एक्सटर्नल सोर्स, जितने भी लोग आप बाहर से ला रहे हो सारे के सारे कौन से हैं? एक्सटर्नल। बात समझ में आया? जस्ट एक एग्जांपल, आपको एक नया टीचर की जरूरत है, आपने न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया, एक्सटर्नल। व्हाट्सएप पे स्टोरी डाल दी, एक्सटर्नल। ठीक है, आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, एक्सटर्नल। कॉलेज में जा जाके बच्चों को चुन चुन के ला रहे हो, जिसको आप क्या बोलते हो? कैंपस प्लेसमेंट बोलते हो, कैंपस, है ना, प्लेसमेंट, वो भी क्या है? एक्सटर्नल।
सर वो यूट्यूब पे भी तो ऐड आती है, हाँ उसको भी मान लो, वेब पब्लिशिंग बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं? कि आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिंडर, फलाना जितने भी सारे होते हैं, सारे के सारे कौन से हो जाएंगे आपके? ये वेब पब्लिशिंग है। कौन से हैं? वेब पब्लिशिंग। बात समझ गए? सब एक्सटर्नल है, बात समझ में आई? तो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कितने होते हैं? 2, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक होता है इंटरनल और एक हो जाता है एक्सटर्नल, ठीक है? तो इंटरनल और एक्सटर्नल, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? इंटरनल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कितने होते हैं? 2, ट्रांसफर और सर इसके फायदे हैं या नुकसान है? तो देखो दोनों है, फायदे भी हैं तो नुकसान भी है। तो पहले अपन इसकी बात करेंगे एडवांटेजेस। किसकी बात करेंगे? इसके। और फिर अपन बात करेंगे इसके। बस अभी याद करा दिए, देखो ध्यान से सुनना। आपको एक बात याद रखनी है ना? एक महान स्कूल है जहां से मैं पास आउट हूँ, मतलब पास आउट तो क्या हूँ, 10th तक का, ठीक है? ठीक है, तो वहाँ पे जो साइंस वाले सर थे ना, तो एक दिन इंग्लिश वाले टीचर छोड़ के चले गए। तो मोस्टली क्या होता है, बाहर से इंग्लिश का टीचर आना चाहिए, उसको इंग्लिश पढ़ानी चाहिए। बोले नहीं नहीं, ये फ्री बैठा ना आदमी, आज से साइंस वाला टीचर ही कौन है? इंग्लिश का। ठीक है, मान लिया आपने कि ठीक है साइंस पढ़ाता है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में ही पढ़ा लेगा। हद तो तब हो गई जब वो मैथ्स भी पढ़ा रहा था, हमने बोला ठीक है पीसीएम होती होगी लोगों के पास, पढ़ा लेगा। है उस दिन हमें शक हो गया हमारे में, मतलब कि गलतियां आ गए जिस दिन उस आदमी ने संस्कृत भी पढ़ा दी। आप इतनी सी बात समझो, टीपीएस में क्या हो रहा है, बाहर से लोग ला ही नहीं रहते, बाहर से लोग अपने इंटरनल स्टाफ को ही वो नई जॉब दिए जा रहे थे। द रीजन इज इंटरनल सोर्स सस्ता होता है। क्या होता है? याद रखना, टीपीएस इकोनॉमिकल मैन, टीपीएस इकोनॉमिकल मैन। सर इसको नहीं भूल सकते आप, टीपीएस इकोनॉमिकल मैन। 7 पॉइंट याद हो गए आपके? कितने पॉइंट याद हुए? कैसे याद होंगे? टीपीएस इकोनॉमिकल मैन, टीपीएस बोले याद हुए? चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टीपीएस इकोनॉमिकल मैन। सबसे पहले टी से, सर इंटरनल सोर्स है ना, टूल ऑफ ट्रेनिंग है। क्या है? टूल ऑफ ट्रेनिंग। मैं आपको समझाता हूँ। एक आर्मी ऑफिसर है या फिर एक आर्मी का पर्सन है, तो अभी उसकी पोस्टिंग जैसलमेर में हो रखी है। कहाँ हो रखी है? तो पता है उसको राजस्थानी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, डेजर्ट में लड़ाई वड़ाई करना आ जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 1 साल के बाद उसके अपन ने ना पोस्टिंग जम्मू एंड कश्मीर में कर दी। मैं पूछना चाहता हूँ कि एकदम से लाइफ चेंज हो जाएगी नहीं हो जाएगी? फ्रॉम गर्मी टू प्रॉपर सर्दी। जम्मू एंड कश्मीर कहाँ रेत में थे, अब कहाँ पे हो? बर्फ में हो। लैंग्वेज चेंज, लोग चेंज, ट्रेनिंग हो रही है नहीं हो रही? आप इधर भी सीख गए। अब आप यहाँ से सीधा मैंने उसको समझ लो चेन्नई साइड, बेंगलुरु साइड भेज दिया, इस साइड भेज दिया, और बिल्कुल रहन सहन बिल्कुल चेंज आया ना। तो इसको बोलते हैं टूल ऑफ ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं? लोग सीखते जाते हैं इंटरनल में, टूल ऑफ ट्रेनिंग। पीस होता है पीस प्रिवेल इन द ऑर्गेनाइजेशन, पीस प्रिवेल इन द ऑर्गेनाइजेशन, पीस प्रिवेल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब भी कोई इंसान बाहर से आता है ना नया नया, तो पुराने वालों से बर्दाश्त नहीं होता, खासकर बैंक वाले सेक्टर में, स्कूल के अंदर नए टीचर्स को पुराने टीचर्स नहीं देख पाते, होता है, दिक्कत आती है। पीस प्रिवेल इन द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आपने इंटरनली चूज किया है तो दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आया? ठीक है, अगला देखो ध्यान से सुनो। आपके स्कूल के अंदर, जिस भी स्कूल में आप हो, बस उस सिनेरियो को समझो। प्रिंसिपल छोड़ के चला गया, बोले नहीं झेल सकता मैं इन बच्चों को, डोर फाड़ देते हैं सारे के सारे, नलायक है, तो छोड़ गया। अब मैं जानना चाहता हूँ, नया प्रिंसिपल आएंगे, 2 ऑप्शन है, या तो बाहर से ले आओ या फिर इसी स्कूल से एक को अपॉइंट कर लो। बाहर से लाएंगे तो उसकी ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, पूछताछ बताना पड़ेगा, स्कूल के बारे में बताना पड़ेगा। लेकिन जो इंटरनल टीचर है उसको ऑलरेडी पता है। हमने इंटरनल टीचर देख लिया, 50 एक टीचर थे, इनमें से एक ही तो चूज करना है। प्रोसेस सिंपल है, प्रोसेस तो याद रखना। इंटरनल कैसा होता है? सिंपल प्रोसेस। कैसा होता है? देखो जल्दी से, सिंपल प्रोसेस। टीपीएस इकोनॉमिकल मैन, टीपीएस इकोनॉमिकल मैन, टीपीएस इकोनॉमिकल मैन, टीपीएस इकोनॉमिकल मैन। टी से टूल ऑफ ट्रेनिंग, पी से पीस प्रिवेल, ऐसे सिंपल प्रोसेस। कैसा होता है? अच्छा मुझे बताओ, वो जो तुम्हारे स्कूल का टीचर अपॉइंट हो गया, अब प्रिंसिपल बन गया, तो उसको अपन ऐसे घुमाएंगे स्कूल, देखो यहाँ पे पानी पीते हैं बच्चे, या क्लास घुमा के लाऊं, ये प्रिंसिपल का रूम है, ये वहीं छत है, ये कैंटीन है। तो क्या बोलेगा, भाई बावड़े 10 साल से आ रहा हूँ, मुझे सब पता है, मुझे क्या बता रहा है? प्रिंसिपल के साथ ही बैठता था, बस प्रिंसिपल की चेयर मेरी है। स्कूल के बारे में तो सभी पता है ना। क्या ट्रेनिंग देने की नीड है? नहीं है। जरूरत? क्या एडवर्टाइजमेंट देने की जरूरत है? नहीं। क्यों? अरे हमारा ही बंदा है, तो पैसे बच जाएंगे। इकोनॉमिकल सोर्स है। कैसा सोर्स है? देखो इकोनॉमिकल सोर्स, सस्ता है ये। इकोनॉमिकल सोर्स कैसा है? नेक्स्ट, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय को
ट्रांसफर या प्रमोशन मिलता है ना, उसको देख के 10 लोग मोटिवेट होते हैं, उसको देख के मोटिवेट होते हैं, यार अगली बार हम भी मेहनत करेंगे, हमें भी क्या मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, क्या मिलेगा। तो ये एम्प्लॉय को मोटिवेशन देता है, मोटिवेशन टू द एम्प्लॉय, मोटिवेशन टू द एम्प्लॉय, मोटिवेशन टू द एम्प्लॉय, मोटिवेशन टू द एम्प्लॉय। बड़े ध्यान से सुनना, नेशनल हैंडलूम वीडीएन वाली ब्रांच में 50 स्टाफ है और वैशाली वाली में 100 है, मान लो वैशाली वाला खाली पड़ा रहता है, ठीक, वहां के स्टाफ पबजी खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं, इधर उधर गेम खेल रहे हैं, नंबर वाले गेम खेलते रहते हैं, इधर उधर प्लस माइनस करते रहते हैं, फालतू बैठे रहते हैं, कुछ भी काम नहीं करते। ये बेचारे ओवर क्राउडेड हो रखे हैं, मतलब और लोगों की जरूरत है, तो यहाँ पे 20 लोगों की और जरूरत है विद्यानगर वाले में। इधर 20 लोग नए अपॉइंट करें या जो उधर फ्री बैठे उनको इधर मंगा लें, फिर जब वापस यहाँ पे कम हो जाएगा और वहां ज्यादा हो जाएगा, यही तो है एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ। क्या बोलते हैं इसको, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ। अच्छा, जब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होगा, यानी कि चार जब प्रिंसिपल बन जाएगी, तो क्या उस प्रिंसिपल को वापस से हर किसी से मिलवाया जाएगा, क्यों, सब पता है ऑलरेडी, तो ट्रेनिंग देने की जरूरत। जब फैमिलियर कराया जाता है ना किसी को, उसको बोलते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग, क्या बोलते हैं, और वो देने की जरूरत नहीं। तो यही तो बोल रहा हूँ मैं एन से, नो नीड ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग, नो नीड ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग, नो नीड ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग, नो नीड ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग। टीपीएस इकोनॉमिकल मैन, रिपीट करो, रिपीट करो, टीपीएस, रिपीट करो, टीपीएस इकोनॉमिकल मैन, टी से पी से पीस प्रिवेल, एस से सिंपल होता है, इकोनॉमिकल से तो डायरेक्ट इकोनॉमिकल, एम से मोटिवेशन टू द एम्प्लॉय, ए से एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ और नो नीड ऑफ इंडक्शन। बोलो बात समझ में आया क्या, इज इट क्लियर, पक्का याद हुए। सर एक बार शुरू से बता दो ना क्या क्या पढ़ लिया अपन। देखो सबसे पहले अपन ने पढ़ा स्टाफिंग मींस चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, इसी को क्या बोलते हैं, स्टाफिंग। कहाँ पे, इन द ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बोलो क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको बताया स्टाफिंग के एडवांटेजेस, कहाँ पे, एचओ में क्या चाहिए, किसका, ह्यूमन रिसोर्स का, हाई परफॉर्मेंस, ऑब्टेन कॉम्पिटेंट, कंटिन्यूअस सर्वाइवल, इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। फिर हमने इसके क्या पढ़े, स्टेप्स। सबसे पहले स्टेप्स पढ़े ना, तो स्टेप्स क्या थे, एस्टिमेटिंग, नंबर 2 रुक जाते हैं, रिक्रूटमेंट के अंदर पढ़ चुके हैं अपन, तो अपन ने पढ़ा रिक्रूटमेंट के 2 टाइप होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में भी 2, ट्रांसफर और, फिर इंटरनल के अपन ने क्या पढ़े, एडवांटेजेस क्या थे, टीपीएस इकोनॉमिकल मैन। अब याद रखना, जैसे ये चल रहा है एस्टिमेटिंग मैन पावर, मैंने क्या रिक्रूटमेंट के अंदर की कहानी लिखी, फिर ऐसे ही क्या सिखाऊंगा, सिलेक्शन, उसके अंदर की कहानी, एंड सो ऑन, चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। तो अपन ने बात किया इंटरनल के सारे एडवांटेजेस, ऐसे इंटरनल के भी क्या होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस। क्या होते हैं, आपको पता है इंडिया में सबसे पहले इंटरनल सोर्स किसने यूज किया था, इंडिया में सबसे पहले इंटरनल किसने यूज किया था, तो मैं आपको बता दूं, इन 2 कंपनियों ने यूज किया था, रिलायंस और BSNL, इन दोनों ने यूज किया था, टाटा लगी, ठीक है, रिलायंस और BSNL, रिलायंस और आपको याद रखना है इंटरनल सोर्स सबसे पहले किसने यूज किया था, रिलायंस और BSNL। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, इसके डिसएडवांटेजेस हैं। देखो एक बार जॉब लग गई मेरी और मुझे पता है कि इंटरनल सोर्स ही होने वाला है, यानी कि बाहर से किसी को नहीं लेंगे, हमारा ही प्रमोशन होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, क्या हो जाती है, रिड्यूस, बात समझ आए, बाहर से कौन सा हो जाएगा, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, सरकारी जॉब पाने के लिए मेहनत ज़्यादा है, लेकिन वंस यू गेट अ सरकारी जॉब आप आलसी हो जाते हो, अग्री। सरकारी वो जॉब जब तक नहीं मिली ना, इंसान फिट है, एक बार बनने तो दो उसको पुलिस ऑफिसर, हाँ क्यों होता है ऐसा, द रीजन इज उसको पता है कि बाहर से यहाँ पे रिक्रूट नहीं किया जाता, हमेशा सरकारी जॉब वाले को ही आगे प्रमोशन मिलेगा। बात समझ में आया, बाहर से नया नहीं आ सकता, बाहर से कौन सा हो जाता है, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। क्या आपने इंटरनल सोर्स वालों को ट्रेनिंग दी, नहीं। क्या आपने उसका इंटरव्यू लिया, नहीं। तो ये इनकम्प्लीट सोर्स है, कैसा है, इनकम्प्लीट सोर्स।
आई से कौन सा हो जाएगा? इनकम्प्लीट सोर्स। बात समझ में? आर आई। अच्छा मुझे बताओ, पूरे स्कूल में नया प्रिंसिपल ढूंढना है 50 टीचरों में से, तो चॉइस कितनी है? 50। लेकिन भाड़ में गए, बाहर से ढूंढेंगे, अब कितने हैं भैया? 150 करोड़ की जनता है, किसी को भी उठा लो। कहाँ 50, कहाँ इतने बड़े? तो हमारे पास इंटरनल में हमेशा चॉइस कैसी होती है? लिमिटेड चॉइस। कैसी होती है? लिमिटेड चॉइस। बात समझ में? लिमिटेड चॉइस। रिलायंस BSNL। बात समझ में? बी को कट कर दो, बी से कोई पॉइंट याद नहीं करेंगे, ठीक है। अगला देखो, ऐसे होता है। मुझे एक बात बताओ, आपके ना स्कूल में एक गेम हो रहा है या फिर कंपटीशन हो रहा है, मान लो क्रिकेट मैच हो रहा है, और एक सिर्फ स्कूल के अंदर ही हो रहा है। कहाँ हो रहा है? स्कूल के और स्कूल के बीच में, तो इतना मजा नहीं आएगा, क्रेज नहीं आएगा। लेकिन एक स्कूल का तो अब तो जान लग जाएगी। क्यों? क्योंकि बाहर वाला है यार, आप कैसे यहाँ तक कैसे कट जाए। डोमेस्टिक मैचों में इतना मजा नहीं आता जितना इंटरनेशनल मैचों में आता है। क्यों है? क्योंकि यहाँ कॉम्पिटिशन है। याद रखना, अगर इंटरनल सोर्स होता है ना तो कंपटीशन ज्यादा नहीं होता, तो उसको बोलते हैं स्पिरिट ऑफ कंपटीशन विल रिड्यूस। स्पिरिट ऑफ कंपटीशन विल रिड्यूस। स्पिरिट ऑफ कंपटीशन विल रिड्यूस। नेक्स्ट, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने नई दुकान खोली है, क्या मैं इंटरनल सोर्स यूज कर सकता हूं? आज ही दुकान खोली है, पहली बार है, फर्स्ट डे। क्यों? कोई है कोई है ही नहीं पुराना, तो किसको लाओगे? पहली बार तो बाहर से लाना ही। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, नॉट सुटेबल फॉर न्यू एंटरप्राइज। नॉट सुटेबल फॉर न्यू एंटरप्राइज। नए एंटरप्राइज के लिए कभी भी सुटेबल नहीं है। हालांकि मैं आपको अपने स्ट्रक्चर्स और आगे की डिटेल भी समझाता हूँ थोड़ा सा। देखो ऐसा होता है, हमारे जितने भी अकाउंटिंग बॉडी होती है ना, ये जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आप पढ़ते हो अकाउंट्स के अंदर, ये बनाता कौन है? ICAI। कौन बनाता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। हम रिकमेंड करते हैं सारी चीजें। तो इसकी बोर्ड जो होती है ना, अपने जयपुर की आपको मैं बात बताता हूँ, तो 12 लोग इसमें सेलेक्ट किए जाते हैं। इलेक्शंस होते हैं, अब वो लड़ाई करते हैं। अब इनकी ड्यूरेशन रहती है 5 साल। ये 5 साल तक 12 मेंबर, जिन 12 मेंबर से इलेक्टेड में रहते हैं, ठीक है। अब हर साल एक चेयरमैन बनता है, जिसको बोलते हैं ब्रांच चेयरमैन। क्या बोलते हैं? ब्रांच चेयरमैन। उसी के साथ साथ एक बनता है एक वाइस चेयरमैन, ठीक है। और फिर एक ट्रेजरर जो पैसा वैसा संभालता है, एक स्टूडेंट का चेयरमैन, और फिर बाकी मेंबर्स बोलते हैं इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। हमारे ICAI में एक रूल है, और ऐसा ही रूल है, सच्ची में ऐसा ही रूल है। अब एक बार चेयरमैन बन गए ना, आप जीवन में दोबारा चेयरमैन नहीं बन सकते। दिस इज द रूल। यानी कि आपका टेन्योर कभी भी रिपीट तो सर फिर जीवन भर क्या करेगा एक बार चेयरमैन? हाँ, फिर आप स्टेट में जाओ, सेंट्रल में जाओ, आप दोबारा उस ब्रांच के चेयरमैन, यू कैन नॉट बिकम अगेन चेयरमैन ऑफ अ ब्रांच। बात समझ में? और एक और चीज है, जो वाइस चेयरमैन है ना, जो वो अगले साल वाइस चेयरमैन अगले साल चेयरमैन ही बनेगा। वाइस चेयरमैन अगले साल। तो आपको पता है जितनी शिद्दत से ये इलेक्शन बॉडी शुरू के स्टार्टिंग में काम करती है ना इलेक्शन जीतने के लिए, वंस दे सेलेक्टेड ना, ये अपने रंग दिखाना स्टार्ट कर देती है। बताओ क्यों? इनको कोई हटा नहीं सकता, इनको कोई हटा। और ये वाइस चेयरमैन होता है ना, ये बहुत मेहनत करता है, क्योंकि इस पोस्ट को जीतना बहुत मुश्किल है। आप चेयरमैन नहीं बनते डायरेक्ट, आप क्या बनते हो पहले? पर अगले साल आप क्या बनोगे? बात समझ रहे हो? जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे ICAI का जो चेयरमैन है विकास यादव है, और वो अभी उनका टेन्योर खत्म होने वाला है, अगले महीने खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जो अब जो बनेंगे वो बनेंगे राज। देखो अभी तक आया नहीं है, लेकिन मैं आपको स्टोरी लगाता हुआ दिख जाऊंगा। जब ये चेयरमैन बनेंगे 2 महीने बाद, ये कौन बन जाएंगे? चेयरमैन। क्यों? मैं कैसे बता सकता हूँ? फिक्स्ड है भाई, वाइस चेयरमैन ही क्या बनेगा? पता है, काम ही नहीं करता। मस्त अभी कल एक फेस्ट है, वो मस्त अपने घर पे बैठा है, सारी चीजें। बताओ क्यों नहीं हटा सकते तुम मुझे? मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर किसी भी तरीके से आपको पता पड़ जाता है कि आपकी जॉब फिक्स्ड है ना, तो रिलायंस BSNL, लास्ट पॉइंट L से है, इसको बोलते हैं एम्प्लॉय बिकम लेजी। एम्प्लॉय बिकम लेजी और लिथार्जिक। एम्प्लॉय बिकम लेजी। TPS इकोनॉमिकल मैन, और यहाँ पे अपन ने क्या पढ़े?
सर अब अपन है ना, जहाँ दिमाग लगाने की बात है वहाँ दिमाग लगाएंगे, और जहाँ पे मेहनत करनी है वो मेहनत भी करेंगे। हो गई मेहनत। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज ये किसके थे? इंटरनल के। किसके थे? इंटरनल के साथ फ्री आता है कौन सा? एक्सटर्नल। सर कैसे? सिंपल सी बात है, जितने भी इसके एडवांटेजेस है यहाँ पे आके क्या बनेंगे? और ये वाले उधर। बात समझ आए? मतलब वो डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या बन गए? एडवांटेजेस, और ये डिसएडवांटेजेस उधर जाके बन गए डिसएडवांटेज। सर एक बार रिकॉल करवा दो तो हमें समझ में आ जाए। देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे आपने बोला इकोनॉमिकल सोर्स है। कैसा है? इकोनॉमिकल। कौन है इकोनॉमिकल? इंटरनल। ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल। इंटरनल कैसा है? लेकिन एक्सटर्नल इकोनॉमिकल नहीं है। ट्रेनिंग करवाओ, एडवर्टाइजमेंट दो, बहुत महंगा है। बात समझ में आया? उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ सर्कुलर स्टाफ यहाँ पे नहीं है। बात समझ में आया? उसके बाद नो नीड ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग, यहाँ पे आपको इंडक्शन ट्रेनिंग अलग से प्रोवाइड करानी पड़ेगी। यहाँ पे पीस प्रिवेल होता है, यहाँ पे पीस नहीं होता। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। किसके अंदर? एक्सटर्नल। किस किस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होंगे? पुराने और नए लोगों के बीच में। बात समझ में आया? क्लियर है? इधर देखो, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। जैसे ही मुझे पता पड़ेगा, जैसे HDFC बैंक, अगर मैंने काम नहीं किया तो बाहर से कोई बंदा आके मुझे हटा देगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बात समझ में आया? यहाँ पे क्या है? एल से लिमिटेड चॉइस, यहाँ पे चॉइस बहुत ज़्यादा है। स्पिरिट ऑफ कंपटीशन रिड्यूस होती है, यहाँ पे स्पिरिट ऑफ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है। एम्प्लॉय बिकम लिथार्जिक, यहाँ पे लिथार्जिक नहीं, एनर्जेटिक रहता है। बात समझ में आया? तो यहाँ के एडवांटेजेस, यहाँ पे डिसएडवांटेजेस, यहाँ के एडवांटेजेस इधर डिसएडवांटेजेस। बोलो बात समझ में आया? क्लियर है? बात समझ में आई? देखो आपने स्टाफिंग पढ़ा, कोई डाउट इसके अंदर? स्टाफिंग के एडवांटेजेस याद हुए? क्या थे? HO में कंटिन्यूअस किसका याद हो गए थे? फिर एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, फिर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, साथ में धोनी, प्रमोशन और कंपनसेशन। हमने सबसे पहले कौन सा पढ़ा? रिक्रूटमेंट कितने होते हैं? इंटरनल और इंटरनल भी कितने? ट्रांसफर और एक्सटर्नल बहुत सारे होते हैं ना। वेब पब्लिशिंग, न्यूज़पेपर, होर्डिंग, कैंपस, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ऐसे बहुत सारे होते हैं। फिर इंटरनल के एडवांटेजेस क्या थे? TPS, और उसके डिसएडवांटेज। ठीक है। फिर ऐसे एक्सटर्नल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, ये इधर और ये इधर। बात समझ में आया? सर आप इतने से ही क्यों बता रहे हो? मेरी बात ध्यान से सुनना। कभी भी क्वेश्चन आपसे 6 के 6 एक साथ एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं पूछता एक्सटर्नल के। ठीक है। एक्सटर्नल की सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी आती है। आपसे केस स्टडी बोलेगा फाइंड आउट करो और पॉइंट एनी 3 एडवांटेजेस। तो कोई भी 3 या 4 ही बताने होंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं बताने होंगे। यहाँ पे आपको 7 और यहाँ पे आपको 3 और 3 6 मिलेंगे। तो कोई भी एक हाथ एलिमिनेट करके, इधर से ऊपर से भी एलिमिनेट करके, जो बेस्ट सूटेबल वहाँ लगे ना उसको टिका देना, लेकिन दिमाग ज़्यादा मत लगाना। बोलो बात समझ में आए? ठीक है। आज की क्लास में हमने कहाँ तक खत्म कर दिया? रिक्रूटमेंट तक खत्म कर दिया। अगली क्लास में मेरे को बहुत सिंपल सा आपको सिलेक्शन, ट्रेनिंग और कंपनसेशन ये खत्म करा के आपका चैप्टर फिनिश करवाते हैं। ठीक है। अगली क्लास मिलते हैं। वो नहीं है।